क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर चल रहा था गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब उसमें नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। यानी अपने पास एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण किसी आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी माना उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं अपन किस तरह से करते हैं। ये अपन ने मान लिया है कि अपने पास इनफाइनाइट चार्ज वायर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट मान लिया पी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो अपन किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने दो पॉइंट माने, दो एलिमेंट्री एरिया यानी एलिमेंट्री यानी स्मॉलेस्ट लाइन, दो पार्ट मान लिए, एक यहाँ पर A2 और एक यहाँ पर A1 नाम दे दिया। तो इस इनके कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे अपन, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो निकालेंगे। तो अपन निकालते हैं तो वो अपन को मिलती है कुछ इस तरह से। A1 एरिया के कारण और दूसरा A2 के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये मिलती है। सेंटर से जो लाइन आ रही है उसको अपन ने आगे बढ़ाया तो ये एंगल थीटा बना रही है और ये भी थीटा एंगल बना रही है। इसको नाम दे दिया अपन ने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको नाम दिया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब P पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन मिल रही है, तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है तो अपन ने इसको कंपोनेंट पे डिवाइड कर दिया है। यानी E1 वेक्टर को इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया और E2 को इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है तो इसको नाम दिया E2 कोस थीटा, इसको नाम दिया ये E1 जो थीटा के साथ इसके हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, इसको नाम दिया E1 कोस थीटा। इसके वर्टिकल को नाम दिया E2 के E2 साइन थीटा, इसको नाम दिया वर्टिकल को E1 साइन थीटा। अब दोनों एरिया समान है तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों भी सेम होंगे क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि सेम चार्ज दिए हुए है तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। और डायरेक्शन अपोजिट है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल आउट, जिससे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है पर डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के। तो अपन को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो दोनों के कोस कंपोनेंट के कारण मिलेगी, यानी कि E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा के कारण अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर मिलेगी। ये तो आपको बताने के लिए था कि अपन आगे कोस कंपोनेंट का क्यों यूज करेंगे। मेन डेरिवेशन यहां से स्टार्ट होता है। ये अपने पास एक पॉजिटिवली चार्ज वायर है, इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो अपन ने इससे होता हुआ एक सरफेस को अजम्पशन से एक सरफेस मान लिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन इस तरह से बाहर निकलेगी, चारों डायरेक्शन में सभी दिशाओं में इस तरह से बाहर निकलेगी। तो उन सभी पॉइंट को अपन जोड़ देंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू सेम होगी, तो अपन को इस तरह से एक सरफेस मिलेगा जो कि सिलेंड्रिकल होगा, जिसे अपन ने गाउसियन सरफेस अजम्पशन से गाउसियन सरफेस मान लिया अपन ने। तो ये अपन को एक गाउसियन सरफेस मिला सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब इस फॉर्म, ये गाउसियन सरफेस है, ये तीन पार्ट में इसके अलग अलग एरिया होंगे। ये एक स्पेरिकल, ये सर्कल के फॉर्म में, इसको नाम दिया DS1 S1 सरफेस, इसको नाम दिया S2 सरफेस, इसको नाम दे दिया S3 सरफेस। तीन अपन ने एलिमेंट्री एरिया यानी स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिए, इसको नाम दिया अपन ने S3 सरफेस। अब तीनों पे अपन 1 बाय 1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे
इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तीनों पे, S1 सरफेस पे, S2 पे और S3 पे, फिर तीनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। गाउस लॉ के फॉर्मूले से फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये मान लिया अपन ने S1 सरफेस के लिए, इसी तरह अपन ने मान लिया S2 सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसी तरह मान लिया S3 सरफेस के लिए, यानी S1 के लिए इसके लिए जो सर्कल के फॉर्म में है, S2 इसके लिए जो सर्कल के फॉर्म में है, और तीसरा ये जो कर्व सरफेस होता है सिलेंडर का, उसके लिए कर्व सरफेस जो होता है उसके लिए S3 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लगेगा जो होता है ए बी कोस थीटा, तो अपन को नई फॉर्म मिलेगी। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी यहाँ पर ds की डायरेक्शन क्या होगी। अब सरफेस है, सरफेस की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है, यानी हमेशा नॉर्मल, तो परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरह से। इस पॉइंट पर सरफेस की डायरेक्शन देखें तो वो अपन को मिलेगी इस तरह से, क्योंकि नॉर्मल होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन इस साइड। इस पर देखिए सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और सरफेस जो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन इस साइड से, तो अपन को इस तरह डायरेक्शन मिलेगी। आप देखिए यहाँ पर सरफेस और सरफेस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो डायरेक्शन है वो है 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ पर दोनों पैरेलल है यानी 0 डिग्री। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। इसलिए अपन ने ये इसलिए किया था क्योंकि अपन इसका कोस कंपोनेंट यूज करेंगे यहाँ पर, तो इसलिए अपन ने ये समझा था कि साइन कंपोनेंट क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कर देते हैं कैंसिल आउट। तो यहाँ पे अपन को जो फॉर्म मिलेगी कुछ इस तरह मिलेगी, ई ds कोस थीटा प्लस में सेकेंड सरफेस के लिए ई ds कोस थीटा प्लस में थर्ड सरफेस के लिए S3 के लिए ई ds कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ds वेक्टर, तो इनके बीच में S1 सरफेस में देखते हैं ई और ds के बीच में एंगल है 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू 0। सेकंड सरफेस के लिए देखते हैं तो इसमें भी 90 डिग्री एंगल और कोस 90 की वैल्यू 0। प्लस थर्ड सरफेस के लिए देखते हैं, S3 के लिए देखते हैं तो इनमें दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल है 0, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 90। तो अपन को सिर्फ थर्ड सरफेस के कारण अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी जो है ई ds कोस थीटा। तो यहां से अपन को फॉर्म मिलेगी फाई इक्वल टू इंटीग्रल थर्ड सरफेस का ई ds कोस थीटा, यानी कोस की अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपन को मिलेगा 1 जो होगा, उसके कारण अपन को ई ds मिलेगा। उसके बाद फाई क्या है, फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको अपन गाउस के लॉ से इस तरह भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू है चार्ज। अब अपन को क्यू की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए ये अपन ने लेंथ मान ली थी इसकी एल, यहां से अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे जो होती है लैम्बडा। तो लैम्बडा निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ पर कितने चार्ज मौजूद है, तो उससे अपन को लैम्बडा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी मिलेगी। यहां से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो अपन को मिलेगा क्यू इक्वल टू लैम्बडा एल, ये वैल्यू मिलेगी अपन को चार्ज की, और ये जो चार्ज की वैल्यू मिलेगी वो अपन इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद अपन को जो नई फॉर्म मिलेगी कुछ इस तरह मिलेगी, फाई इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पर फाई की जगह रिप्लेस करके। तो उसके बाद जो अपन को नई फॉर्म मिलेगी कुछ इस तरह से मिलेगी, अब
ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट होता है, इसके सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी और कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता, इसलिए अपन ई को निकाल लेंगे इंटीग्रल से बाहर और इंटीग्रल के अंदर बचेगा सिर्फ डी एस इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अपन ई की वैल्यू पुट कर देंगे, पहले अपन डीएस की वैल्यू पुट, ई की वैल्यू अपन को निकालनी है, डीएस की अपन वैल्यू पुट कर देंगे। डीएस क्या है, कर्व एरिया का, सिलेंडर के कर्व एरिया का जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई आर एल। तो ई इंटू में 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से डिवाइड में चली जाएगी, तो यहां से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी लैम्बडा अपॉन में 2 पाई आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। अब अपन इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो वो मिलेगा अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो वो मिलेगा अपन को इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड और लैम्बडा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो वो मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है और आर की वैल्यू बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कम हो रही है, तो इस तरह से ग्राफ अपन को मिलेगा। ये था लीनियर चार्ज के कारण यानी अनंत रेखीय आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरह अपन निकालते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में सीट के कारण देखेंगे और स्पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे।